नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज जिन खबरों पर बात होगी वो बुलाए गए विशेष सत्र के साथ शुरू करते हैं। 18 से 22 सितंबर के बीच संसद के विशेष सत्र का आयोजन होगा। इस सत्र में कौन कौन से बड़े बिल लाए जा सकते हैं, इसको लेकर सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, वंदे भारत की पहली खबर में हम उसको शामिल करेंगे। वंदे भारत में हम आपको दूसरी खबर जो दिखाने वाले हैं वो ये है कि सरकार अब ऐसी तैयारी कर रही है कि अगर राष्ट्रपति किसी दोषी की दया याचिका को खारिज कर देते हैं तो उसे किसी कोर्ट में न्यायिक समीक्षा के लिए नहीं ले जाया जा सकेगा। तीसरी खबर मुंबई से होगी क्योंकि विपक्षी गठबंधन INDIA के नेता वहां पर जुटे हुए हैं और इसी बीच सीट शेयरिंग को लेकर ये पार्टियां आखिर फॉर्मूला क्या तय करती हैं, इसकी पिक्चर कल क्लियर होने वाली है। लेकिन उससे पहले इसकी इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे और इसके साथ ही बात होगी कि कैसे राजनीति में पार्टियां वक्त बदलने के साथ अपना स्टैंड बदल लेती हैं। यानी कि जो पार्टियां कभी एक दूसरे के साथ होती हैं वो एक वक्त के बाद उसी पार्टी या फिर गठबंधन के खिलाफ खड़ी हुई नजर आती हैं। इन तमाम खबरों पर विस्तार से आपको जानकारी दूंगी, लेकिन इसी सवाल के साथ शुरुआत करते हैं वंदे भारत की कि क्या देश की संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार बैक टू बैक मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन सवालों को मन में पैदा कर दिया है। स्पेशल सेशन में सरकार कौन कौन से बिल ला सकती है और कैसे ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इसमें 5 बैठकें होंगी और ये 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। प्रहलाद जोशी ने लिखा कि अमृतकाल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार कर रहा हूँ। बताया जा रहा है कि स्पेशल सत्र नई संसद में होगा। सूत्रों के मुताबिक इस सत्र में 10 से ज्यादा महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। बिल की वजह से स्पेशल सेशन बुलाया गया है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाया जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल भी लाया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण का बिल लाया जा सकता है। महिला आरक्षण का बिल लाया जा सकता है। विशेष सत्र बुलाने पर राहुल गांधी का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि यह घबराहट में लिया गया फैसला है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान है। इसके तहत सरकार को संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी इसका निर्णय लेती है, जिस पर राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से मोहर लगाई जाती है, जिसके जरिए सांसदों को एक सत्र में बुलाया जाता है। इससे पहले 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चला था। सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो सवाल यही है कि 18 से 22 तारीख तक जो स्पेशल सेशन चलेगा, क्या संसद में उस दौरान कुछ बड़ा होने वाला है। और बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की। लोगों के मन में उसको लेकर कई तरीके के सवाल होंगे। उस सवालों को आपके सामने रखूं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं कि विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन जब अलग अलग होते हैं तो उसमें खर्चा ज्यादा होता है, उसमें पूरा का पूरा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि सरकार की इस बार ये कोशिश होगी कि विपक्ष पर दबाव बनाया जाए और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सबको साथ लेकर आया जाए। इसके साथ साथ सवाल ये है कि क्या एक साथ 9 विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो पाएंगे, क्योंकि इस साल आपको याद है साल के अंत तक आते आते मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। और उसके ठीक बाद 2024 में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में विधानसभा चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर 5 और 4 ये हुए 9 राज्य। क्या इन सभी को मिलाकर एक साथ इसी साल के आखिर यानी कि दिसंबर तक चुनाव हो जाएंगे? क्या समय से पूर्व ही 2024 की 3 विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा?
आज दिल्ली के घटनाक्रम से मिले जो संकेत हैं, ये माना जा रहा है कि सरकार संसद के 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले विशेष सत्र में जो बिल ला रही है वो एक देश एक बिल लेकर आ रही है मोदी सरकार, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात उसको लेकर कर सकती है। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने भी 3 दिन पहले कुछ इसी तरीके के संकेत दिए थे, और कोशिश ये की जाएगी सरकार की तरफ से, और इसी स्ट्रैटेजी के साथ सरकार ये विशेष सत्र लेकर आ रही है कि कम से कम इसे सामने रखा जाए और देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात को और गहरा किया जा सके और संसद के रास्ते इसका रास्ता साफ किया जा सके। अब अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, और सरकार की एक और पहल है, वो ये पहल कि फांसी से पहले आधी रात वाला ड्रामा अब नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज होने के बाद उसकी न्यायिक समीक्षा अब नहीं हो सकेगी। सरकार इसकी तैयारी कर रही है जिससे मौत की सजा पाए दोषियों की दया याचिकाओं पर राष्ट्रपति का फैसला ही पत्थर की लकीर बन जाएगा। नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 में राष्ट्रपति के फैसलों की न्यायिक समीक्षा को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है, और इसमें संविधान के आर्टिकल 72 के तहत मौत की सजा को माफ करने या फिर कम करने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील का रास्ता बंद कर दिया गया है। नागरिक सुरक्षा संहिता बिल की धारा 473 में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दिए गए राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जाएगी, और ये अंतिम होगा। नागरिक सुरक्षा संहिता बिल सीआरपीसी की जगह लेने जा रहा है। और आज विपक्षी गठबंधन की एक और तस्वीर नजर आई। मुंबई स्पॉट रहा और विपक्ष का गठबंधन INDIA 2024 के चुनाव पर मंथन करने के लिए पहुंच गया। सभी की नजर इस बात पर है कि इन पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आखिर होगा क्या। बताया जा रहा है कि INDIA अलायंस ने सीट शेयरिंग के लिए रनर अप फॉर्मूला अपना लिया है, यानी 2019 के चुनाव में जिस पार्टी ने जो सीट जीती या जो पार्टी जिस सीट पर दूसरे नंबर पर रही यानी कि रनर अप रही, उस सीट पर वही पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी। लेकिन इस फॉर्मूले में कई पेच हैं और इसी पेच को सुलझाने की कोशिश कल की बैठक में की जाएगी। आइए पूरी इनसाइड स्टोरी इस खबर से जुड़ी हुई आपको दिखा देते हैं। मुंबई में जारी विपक्षी गठबंधन की मीटिंग से 2024 के चुनाव की दिशा तय होगी। ऐसे में सभी की नजर इस बात पर है कि क्या विपक्षी पार्टियां पीएम फेज को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचेंगी। लेकिन इन सब के बीच राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर भी कई पेंच फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां रनर अप फॉर्मूला अपना सकती हैं। खबर यह है कि विपक्षी दलों ने ऐसी 450 सीटें चिन्हित कर ली हैं जहां साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले के लिए विपक्षी दल 2019 के चुनाव परिणाम को आधार बनाने की तैयारी में हैं और इसी फॉर्मूले को नाम दिया गया है रनर अप फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के तहत 2019 चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर सीट शेयरिंग की जाएगी। 2019 में जो पार्टी जो सीट जीती थी उसे वही सीट दी जाएगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी को वो सीट दे दी जाएगी। अगर वाकई विपक्ष इसी फॉर्मूले को आधार बनाकर सीट शेयरिंग पर आगे बढ़ता है तो ये जानना दिलचस्प हो जाएगा कि इस सीट शेयरिंग में क्षेत्रीय पार्टियों को फायदा होगा या फिर कांग्रेस को। तो इसके लिए 2019 के रिजल्ट पर नजर डालनी होगी। 2019 में कांग्रेस ने 422 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 52 सीटों पर जीत मिली, 209 सीटों पर कांग्रेस रनर अप रही थी। इस लिहाज से इस चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में 261 सीटें आएंगी। पश्चिम बंगाल में 63 सीटों पर टीएमसी ने चुनाव लड़ा, 22 सीटों पर जीत हासिल की, 19 सीटों पर रनर अप रही थी। इस लिहाज से टीएमसी के हिस्से में 41 सीटें आएंगी। यूपी में समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा को 5 सीटों पर जीत मिली और 31 पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। इस लिहाज से सपा के हिस्से में 36 सीटें आएंगी। जेडीयू की बात करें तो उसे 16 सीटों पर जीत मिली थी और 1 सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। इस लिहाज से उसके खाते में 17 सीटें आएंगी।
जबकि आरजेडी 19 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी और उसने कोई सीट नहीं जीती थी। इस लिहाज से आरजेडी को 19 सीटों पर लड़ने का मौका मिलेगा। अब देखा जाए तो 16 सीट जीतने वाली जेडीयू सिर्फ 17 सीटों पर लड़ेगी और 0 सीट जीतने वाली आरजेडी को 19 सीटों पर लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन पेंच सिर्फ यही नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना के 18 उम्मीदवार जीते थे और 3 सीटों पर रनर अप रहे थे। एनसीपी को 5 सीटें मिली थीं और 15 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। इस तरह देखें तो रनर अप फॉर्मूले के तहत शिवसेना की 21 और एनसीपी की 20 सीटों पर दावेदारी बनती है। डीएमके को 23, सीपीआईएम को 16, सीपीआई को 6, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3-3, सीपीआई एमएल को 1 सीट मिलेगी, जबकि महबूबा मुफ्ती की पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलेगी। 261 सीटों पर दावेदारी से कांग्रेस भले ही ठीक ठाक स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसे सिर्फ 1 सीट पर ही चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, लेकिन उसके हिस्से बस 3 ही सीटें आएंगी। लेफ्ट पार्टियों को पश्चिम बंगाल में 1 भी सीट नहीं मिलेगी। यूं तो बेंगलुरु की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं कि कांग्रेस की सत्ता या पीएम पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि हर पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा है। ऐसे में पीएम फेस और सीट शेयरिंग इस मीटिंग की विपक्ष की अग्नि परीक्षा जैसी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो कैसे चिंतन की तैयारी है, कल बैठक में होने क्या वाला है, सीधा आपको ग्राउंड पर इस वक्त लिए चलते हैं। अखिलेश सोलंकी मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं और प्रिया भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। अखिलेश, 2 बड़े सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल आपके लिए और दूसरा प्रिया आपके लिए। अखिलेश, आपके लिए सवाल ये है कि सीट शेयरिंग, ये जो रनर अप फॉर्मूले की बात हो रही है, कितना तैयार तमाम दल जो इसमें शामिल है विपक्षी गठबंधन में, वो नजर आएंगे और ये कहां तक सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है? जो रिपोर्ट हमने दिखाई उसी में ये दिखाया गया कि किस तरह से पेच है और इस पेच को सॉल्व करने के लिए जो हमारी जानकारी है, जो मुझे इनपुट मिल रहे हैं कि 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर बन सकती है, इस तरह से जानकारी सामने आ रही है। क्योंकि रनर अप फार्मूले के अलावा भी और भी कई पेच है, जैसे आम आदमी पार्टी का जिक्र है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं किया पंजाब में, लेकिन फिर सरकार बनाई, तो वैसे कैसे कंपनसेट करेंगे। तो तमाम तरह के फार्मूले हैं। 326 ऐसी सीटें हैं जो हमारी जानकारी है, 326 सीटें 14 पार्टियां या तो जीती या सेकंड कह सकते हैं रनर अप रही, तो उन 326 सीटों पर एक तरह से जोर है। दूसरा, पूर्णिमा, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो डिनर दे रहे हैं तमाम पार्टियों को, और एक बहुत दिलचस्प पोस्टर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि सामने एक पोस्टर लगा हुआ है कि मी शिवसेनाची कांग्रेस हो देवण नाही, यानी कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा। बाला साहब ठाकरे का जो स्टेटमेंट था उसको इस पोस्टर में कोट किया गया है। तो एक तरफ उद्धव ठाकरे गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं के पिताजी के अल्फाजों के जरिए उन पर निशाना साधा जा रहा है। तो कोई भी फॉर्मूला बना लें, लेकिन ये इस तरह के जो मसले जो बीजेपी या दूसरे दल उठाएंगे उसको कैसे काउंटर करेगा इंडिया, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लंबे वक्त की दूरी नजदीकी में कैसे तब्दील होगी अखिलेश, ये भी बड़ी बात है। 7 तो आ गए हैं, लेकिन कैसे आगे बढ़ेंगे? प्रिया, दूसरा बड़ा सवाल यह है कि चेहरा कौन होगा। क्या कल पार्टी में होने वाली बैठक को लेकर तमाम गठबंधन के जो पार्ट्स हैं, जो पार्टियां हैं, उनके बीच में क्या इसे लेकर सहमति बन जाएगी कि आखिर चेहरा कौन होगा? अगर हाँ, तो दावेदार कौन कौन है? मुझे लगता है कि अभी मुझे इंतज़ार करना होगा, हम सभी को इंतज़ार करना होगा, आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि बैठकों के और लंबे दौर चल सकते हैं। क्योंकि इस वक्त देखिए इस होटल में तो क्योंकि तमाम जो INDI ब्लॉक के घटक हैं वो तो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन हर किसी के अपने दावे हैं। बीते दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि अखिलेश यादव PM पद के प्रबल दावेदार हैं। जब हम एयरपोर्ट पर भी आए तो वहाँ पर भी तमाम जो पोस्टर्स बैनर्स लगे हुए थे, एक तरफ राहुल गांधी को दिखाया जा रहा था, एक तरफ नीतीश कुमार को दिखाया जा रहा था, तो कई सारे चेहरे हैं। अब उन तमाम चेहरों में से किसी एक को चुनना एक बड़ी चुनौती है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि गठबंधन में बहुत सारे पेंच है जिनको सुलझाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक और तस्वीर हमने देखी थी जब ये कहा गया था कि देश मांगे नीतीश, लेकिन क्या नीतीश पर बाकी के दल सहमत हो पाएंगे, वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। नीतीश कुमार इस बात का जिक्र करते हैं कि देखिए हमें तो कोई पद की लालसा नहीं है, हमें तो कुछ नहीं बनना, हमारा काम था कि इन सबको एकजुट कर सके। लेकिन क्या अगर वो बोल रहे हैं तो क्या उनके मन में कोई ऐसी लालसा नहीं है? अगर नीतीश कुमार के मन में
ऐसे कोई इच्छा नहीं है तो कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज कैसे जाएगा? क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो ये चाहता है कि हमारा नेता प्रधानमंत्री पद के रेस में सबसे आगे रहे, और वो इच्छा तमाम जो राजनीतिक दल है, उनके पार्टीज के तमाम जो नेता है, उन्होंने अच्छा पहले प्रिया, ही जब मीडिया आप के ये सामने जानकारी व्यक्त दे कर रही हैं, दिया उसी है। बीच में एक कल की तस्वीर मीटिंग इस वक्त हम दिखा रहे हैं। वो तस्वीर अगर हम स्क्रीन पर ला पाए, तस्वीर ये है कि देखिए ममता बनर्जी पहुंचती हैं और जो होटल स्टाफ है वो उनका स्वागत करने के लिए उनके माथे पर तिलक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ जोड़कर इनकार कर देती है इससे ममता बनर्जी और सीधे अंदर चली जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका जानकारी के लिए। प्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच में देखिए बीजेपी की प्रतिक्रिया आ चुकी है। बीजेपी ये कह रही है कि घमंडिया गठबंधन एक बार फिर से लॉन्च हो चुका है और ये मजबूती के लिए नहीं बल्कि मजबूरी का गठबंधन है। और आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। बात राजनीति की ही करते हैं, क्योंकि राजनीति में पार्टियां वक्त बदलने के साथ साथ अपना स्टैंड भी बदल लेती हैं। यानी कि जो पार्टियां कभी एक दूसरे के साथ होती हैं वो एक वक्त के बाद उसी पार्टी या फिर गठबंधन के खिलाफ खड़ी दिखाई देती हैं। विपक्ष के INDI एक गठबंधन में भी ऐसी कई पार्टियां हैं जो कांग्रेस से अलग होकर बनी लेकिन आज कांग्रेस के साथ खड़ी हैं। इसके अलावा कई पार्टियां ऐसी हैं जो कभी NDA का हिस्सा हुआ करती थी। वो पार्टियां कौन कौन सी हैं, जल्दी से रिपोर्ट आप देखिए। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक जून में पटना में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक बेंगलुरु में जुलाई में हुई थी। पहली बैठक में जहां 15 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे, दूसरी बैठक तक ये संख्या 26 तक पहुंच गई। अब जबकि मुंबई में तीसरी बैठक हो रही है तो 28 पार्टियों के नेता इसमें शामिल हैं। गठबंधन की खास बात यह है कि इसमें शामिल 28 पार्टियों में से 7 कांग्रेस से टूटकर बनी हैं। इसके अलावा 7 दल ऐसे हैं जो कभी न कभी NDA में रहे या बीजेपी के साथ सरकार में शामिल रहे। भले ही बीजेपी के खिलाफ 28 दल साथ आ गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि गठबंधन में शामिल 7 पार्टियां कांग्रेस से टूटकर ही बनी हैं, जिनमें शामिल है केरल कांग्रेस और केरल कांग्रेस एम। 1964 में कांग्रेस से अलग होकर केरल कांग्रेस बनी। केरल कांग्रेस में फूट पड़ने के बाद केरल कांग्रेस एम भी बनी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाई। 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ। शरद पवार, तारिक अनवर, PS संगमा कांग्रेस से अलग हुए तो इन तीनों नेताओं ने मिलकर 10 जून 1999 को NCP का गठन किया। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कांग्रेस से किनारा किया और उन्होंने 1999 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया, जिसे PDP कहा जाता है। इसी तरह चौधरी अजित सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर किसान कामगार पार्टी बनाई और 1999 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल नाम से नई पार्टी का गठन किया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हुए। बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। लेकिन इस गठबंधन में कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो कभी NDA का हिस्सा थीं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुकी हैं। इन पार्टियों में शिवसेना, NCP, PDP, JDU, TMC, RLD और KDMK शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब जल्दी आप X प्लेटफॉर्म से, यानी कि जो पहले ट्विटर हुआ करता था, नाम बदला X प्लेटफॉर्म हुआ, उससे आप वीडियो और ऑडियो कॉल कर सकेंगे। X के प्रमुख एलॉन मस्क ने इस नई सुविधा की घोषणा कर दी है। खास बात यह है कि वीडियो या फिर ऑडियो कॉल के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मस्क ने इस बारे में X पर एक पोस्ट साझा किया है। मस्क ने कहा कि यूजर्स को आने वाले दिनों में अलग और बेहतरीन